प्रतिबंधों में रियायतों के साथ आज से होगी अनलॉक 1 की शुरुआत। राज्य के अंदर और राज्यों के भीतर वाहनों और सामान की आवाजाही को मिलेगी अनुमति। धार्मिक स्थान और शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे। देश के तमाम हिस्सों में आज से चल रही हैं 200 विशेष रेलगाड़ियां। यात्रियों को स्टेशन पर पहुंचना होगा 90 मिनट पहले। यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरूरी। देश में कोरोना से सक्रिय मामलों की संख्या हुई 93,322। इलाज के बाद 91,818 लोग अभी तक हुए स्वस्थ। दुनिया भर में 61 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। मौसम विभाग ने कहा मानसून आज पहुंचेगा केरल। अरब सागर में उठ रहा है चक्रवात निसर्ग। बुधवार को महाराष्ट्र, गुजरात के तटवर्ती इलाकों में पहुंचने की संभावना। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी करते हुए पकड़ा। भारत सरकार ने जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण 24 घंटों के अंदर इन लोगों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया अमेरिका का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन स्पेस एक्स का यान सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा। इस मिशन के साथ ही अमेरिका में कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के एक नए युग की शुरुआत। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में आज अनलॉक 1 का पहला चरण शुरू हो गया है। कंटेनमेंट क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। शेष गतिविधियां 8 जून से चरणबद्ध ढंग से खोली जाएंगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नागरिकों द्वारा अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर सामान्य नागरिक परिचालन के लिए आज से कोई अलग अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 8 जून से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोलने की घोषणा भी कर दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुल सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और धार्मिक सहित अन्य कई बड़ी सभाएं देश भर में अग्रिम आदेश तक निषिद्ध होंगे। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है, ऐसे में किस तरह से गतिविधियां देखी जा रही हैं और खासकर राज्यों की भूमिका इसमें काफी अहम है। तो राज्यों की तरफ से अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, कैसे इस भूमिका को देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और जिस तरह से इसका नाम दिया गया है अनलॉक 1, एक तरह से कह सकते हैं कि देश को अनलॉक करने की शुरुआत हो गई है और एक तरह से 25 मार्च से पहले की जो पूरी स्थिति है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र के दिशा निर्देशों के बाद अब राज्य भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जो एक सोच है इस अनलॉक 1 की कि आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जाए, आर्थिक तंत्र को तेज किया जाए, उस लिहाज से राज्य भी अपने हिसाब से दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमने पिछले भी लगातार दिशा निर्देशों में देखा कि केंद्र के दिशा निर्देश के बाद राज्यों ने अपनी तरफ से दिशा निर्देश जारी किए। तो मोटे तौर पर राज्यों ने कह सकते हैं कि स्वागत किया। 1-2 अगर राज्यों को छोड़ दे तो तमाम राज्यों ने जो केंद्र के दिशा निर्देश थे उसी के लिहाज से, उसी के मुताबिक तमाम चीजों को खोलने का फैसला किया है। सिर्फ अगर प्रतिबंधित चीजों को छोड़ दिया जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण फैसला। हालांकि कुछ राज्यों की तरफ से अभी रेस्पॉन्स आना बाकी है, तो कुछ राज्यों ने इस मामले में एक तरह से कॉशियस अप्रोच अपनाया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य हैं जहां मामलों की संख्या कुछ ज्यादा है, तो वो सावधानी से इसमें अप्रोच रख रहे हैं। तो कई राज्य, अधिकांश राज्य आप एक तरह से कह सकते हैं, तो उन्होंने अनलॉक करने की शुरुआत कर दी है और जो केंद्र के गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उस लिहाज से कह सकते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण और एक तरह से ये जो अनलॉक करने की शुरुआत हुई है, ये ना सिर्फ जो पूरा जो तंत्र है, जो पूरा इकोसिस्टम है अर्थव्यवस्था का, उसको फिर से एक बार उसका पहिया फिर से घुमाएगा, बल्कि उसको तेज गति से चलने की वजह से जो रोजगार, व्यवसाय, उनके तमाम नए अवसर भी पैदा होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक तरह से कह सकते हैं कि भारत ने पिछले 2-2.5 महीनों में जो तैयारियां की थी, जिस तरह से
प्रभावी तरीके से इस पर नियंत्रण किया और हर स्थिति से निपटने के लिए जिस तरह से भारत तैयार है, उसके बाद ये फैसला एक तरह से भारत को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को बेहद ही मजबूत करेगा। तो बेहद ही अहम और बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला। तेजिंदर सुधाकर, बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण फैसला, आर्थिकता को गति देने की एक कोशिश, जो अहम कोशिश इसमें नजर आ रही है, क्योंकि हमने पिछले लॉकडाउन में भी देखा था कि धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की कोशिश की जा रही थी और अब काफी ज्यादा आर्थिक गतिविधियां इससे खुल जाएंगी, लोगों के लिए एक राहत की बात होगी। लेकिन साथ ही बहुत अहम रोल सभी लोगों का जो काम पर जा रहे हैं या कहीं पर भी अगर घर से काम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भूलना नहीं होगा कि कोविड-19 अब भी मौजूद है और सतर्कता बरतना उतना ही बल्कि ज्यादा जरूरी है इस समय में। जी बिल्कुल, देखिए, और प्रधानमंत्री जी लगातार बार बार ये बात लोगों से कह रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं इसको लेकर। और कल उन्होंने, परसों जब उन्होंने तमाम देशवासियों को पत्र लिखा हो या कल जब उन्होंने मन की बात की, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर खतरा है। सावधानी के जो उपाय भरोसा है, और उनका भरोसा इसलिए भी कायम रहा है कि पिछले 2-2.5 महीनों में हमने इन्हीं एक तरह से नियंत्रण पाया और ये उपाय हमारे सुरक्षा कवच हमेशा बने रहे। बिल्कुल, ये उपाय करने बेहद जरूरी है, सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। अनलॉक 1 की आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि हम सतर्कता बरतें और इस बीमारी से जितना बचा जाए उतना बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन 5 को लागू किया है। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से कई गतिविधियों में छूट दी गई है। अनलॉक 1 के मुताबिक राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट व शॉपिंग मॉल को 8 जून से खोलने की अनुमति दी है। अनलॉक के दूसरे चरण में राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेज व शैक्षणिक संस्थानों को लेकर जुलाई में फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दफ्तरों में 100% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है। साथ ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक व 10 से 6 बजे तक और सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक 3 शिफ्ट में काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में प्रवेश को लेकर संबंधित जिला अधिकारी अलग से दिशा निर्देश जारी रखेंगे। राज्य में परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता के मुताबिक ही इजाजत दी जाएगी। बस में खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं है। और देश भर में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये रेल सेवा श्रमिक स्पेशल और 30 वातानुकूलित विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। इन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और सामान्य श्रेणी दोनों के लिए आरक्षित टिकट उपलब्ध होंगे। सामान्य डिब्बों में भी बैठने वाली सीटें आरक्षित होंगी। रेलगाड़ी में बिना आरक्षित टिकट के किसी भी कोच में यात्रा नहीं की जा सकेगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि करीब 26 लाख यात्री 1 जून से 30 जून तक के लिए पहले ही टिकट बुक करा चुके हैं। रेल यात्रा के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। केवल वो यात्री ही रेलगाड़ी पर चढ़ सकेंगे जो संक्रमण रहित होंगे। रेलवे स्टेशन में उन यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पास कंफर्म और आरएसी टिकट होंगे।
सभी यात्रियों के लिए रेलगाड़ी पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन भी करना होगा। गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। यात्रा के दौरान रेलगाड़ी के भीतर कंबल या पर्दे नहीं दिए जाएंगे। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज से उन 200 रेलगाड़ियों की शुरुआत हो गई है जिसका इंतजार सब लोग कर रहे थे। बहुत से लोग जो अलग अलग जगह फंसे हुए थे अब अपने घर, अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे, लेकिन बेहद अहम रहेगा कि वो दिशा निर्देशों का पालन करते रहे जो उनसे कहे गए हैं। साथ ही रेलवे द्वारा और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि इन यात्रियों को इस सफर में कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, रेलवे ने इंतजाम किए इस बात को लेकर कि पूरी एहतियात बरतते हुए यात्री हैं वो अपने गंतव्य स्थलों, अपने जिले पाए। और यही वजह है कि 90 मिनट पहले कहा गया है कि वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उनकी पूरी जांच होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी यात्री अगर उसमें लक्षण पाए जाते हैं तो उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम जानते हैं कि अनारक्षित डिब्बों में भी टिकट बुकिंग के बाद ही बैठने की अनुमति है। साथ ही साथ जिन लोगों का वेटिंग टिकट है वो यात्रा नहीं कर सकते हैं, यानी किसी को अधिकार नहीं होगा कि किसी का टिकट बनाकर वो बिठा सकता है ट्रेन में। और साथ ही साथ पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सारे यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, इस बात को सुनिश्चित किया गया। और एहतियात बरतते हम जानते हैं ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो कंबल है और आदि सामान जो मिलते हैं वो नहीं दिए जाएंगे, जिससे संक्रमण का जो कोई खतरा हो वो ना हो, ये सुनिश्चित किया गया। निश्चित तौर पर कोशिश इस बात की है कि जो फंसे हुए लोग हैं या फिर जो लोग अपने गंतव्य स्थल या अपने राज्य जाना चाहते हैं उनकी जो वो पहुंच पाए वो सुनिश्चित हो। साथ ही साथ सारे दिशा निर्देशों का पालन हो कोविड-19 के खतरे को देखते हुए, और खुद भी लोग जागरूक रहे इसके लिए एक तरह से दिशा निर्देश भी जारी किए गए। और कहा गया है कि जिस राज्य में वो पहुंचते हैं वहां पर जो स्वास्थ्य जांच होती है, वहां जो उनके जो प्रोटोकॉल है, जो दिशा निर्देश है, उसका पालन किया जाता है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत है इसके हाथ से कि आप देखें 1,45,000 लोग अब पहले ही दिन यात्रा करने वाले हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत लोगों को मिली है। और साथ ही साथ इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि उनको कोई खतरा ना हो। और यही वजह है कि 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचता है, हमारी दूरी का ध्यान रखना है, मास्क लगा के यात्रा करनी है। लक्षण वाले जो मरीज संभावित हो सकते हैं उनको यात्रा की अनुमति नहीं है। केवल कंफर्म सीट के आधार पर ही आप कह सकते हैं। जो वेटिंग टिकट है उसकी कोई अनुमति नहीं है। तो इस तरह से तमाम वो एहतियाती उपाय किए गए हैं जिससे कि लोग सुरक्षित यात्रा करें और अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाए। जी शैलेंद्र, इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके घर गंतव्य स्थल में कंटेनमेंट जोन्स में होंगे या फिर रेड जोन्स में होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए हालांकि अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है और यातायात उपलब्ध हो रहा है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में उनको अगर पहुंचना हो तो किस तरह के उनके लिए इंतजाम किए गए हैं? क्या स्टेट्स द्वारा इस बारे में कुछ कहा गया है? देखिए, हम जानते हैं कि अधिकतर राज्यों में अब जो बस सेवा है वो शुरू हुई, और साथ ही साथ जो ये अधिकतर ट्रेनें पहुंच रही हैं जिन जिलों में अगर आप बात करें उनमें कंटेनमेंट जोन के इलाके बेहद कम है। और खासतौर पर अगर स्टेशन के आसपास की बात करें, और इसको खासतौर पर ये सुविधा की गई है कि कई राज्यों ने जो परिवहन निगम की बसें हैं वो लगाई है। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जो यात्री है वो अपने गंतव्य स्टेशन से जो उनका गांव है, जो उनका शहर है, वहां तक पहुंच पाए। इसलिए परिवहन की एक व्यवस्था की गई है और राज्य ये सुनिश्चित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक विकल्प लोगों के पास होगा कि वो अगर उनके पास अपनी कोई गाड़ी है संबंधित जगह पर जहां वो जा रहे हैं उससे वो घर जा सकते हैं, या फिर जो राज्य सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराई गई बसें हैं, जो साधन है, उससे वो अपने गंतव्य स्थल पर जा सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार द्वारा जो जारी किए गए प्रोटोकॉल है, जो दिशा निर्देश है, जो स्वास्थ्य जांच है, उसका पालन करना होगा और पूरी एहतियात यात्रियों की बरतनी होगी। इसलिए कहा गया है कि मास्क लगा के यात्रा करें। साथ ही साथ हम जानते हैं कि आरोग्य सेतु अनिवार्य किया गया है, सामाजिक दूरी का ध्यान रखने की अपील की गई। और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया गया है कि जो अनारक्षित डिब्बे हैं उसमें भी बुकिंग के बाद ही यात्रा हो। तो इस तरह के तमाम एहतियाती उपाय किए गए हैं जिससे लोग अपने घरों तक पहुंच पाए, उन्हें दिक्कत न हो, स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें अपने घर तक पहुंचने में सहूलियत हो। उसके लिए भी राज्य सरकारें अपनी तौर पर इंतजाम कर जी
जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आज से 200 ट्रेनें चल रही हैं और एहतियात के सभी अहम कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की भी कोशिश यही होनी चाहिए कि इन दिशा निर्देशों का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना आज से ऑपरेशन समुद्र सेतु के अगले चरण की शुरुआत करेगी। इस चरण में भारतीय नौसेना का आईएनएस जलाश्व श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 700 भारतीयों को तूतीकोरिन तमिलनाडु लाएगा। इसके बाद 700 अन्य भारतीयों को मालदीव की राजधानी माले से तूतीकोरिन लाया जाएगा। ऑपरेशन के पिछले चरण में नौसेना पहले ही 1488 भारतीय नागरिकों को माले से कोची ला चुकी है। श्रीलंका और मालदीव्स में भारतीय मिशन उन भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं जिन्हें लाया जाएगा। और मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना के जहाज केसरी ने कोमोरोस से पोर्ट ऑफ मोरिनी में प्रवेश किया। इस कठिन समय में भारत सरकार कोविड-19 महामारी से जूझ रहे मित्र देशों को सहायता प्रदान कर रही है और इसी के तहत आईएनएस केसरी कोमोरोस के लोगों के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक दवाओं की खेप ले जा रहा है। जहाज के साथ 14 सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सा दल भी भेजा गया है, जिसमें भारतीय नौसेना के डॉक्टर और पैरामेडिक्स शामिल हैं, जो कोविड-19 और डेंगू बुखार से निपटने में सहायता प्रदान करेंगे। आज भारत द्वारा कोमोरोस को दवाएं एवं अपने एक आधिकारिक समारोह में भी वहां पर एक आधिकारिक समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इस अभियान को विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय से आगे बढ़ाया जा रहा है। देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है और केंद्र सरकार इस महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 93,322 हो गई है। वहीं 91,818 मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण मरने वालों की कुल संख्या 5,394 हो गई है। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। मॉस्को से 155 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान आज केरल के कन्नौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेगा। कन्नौर हवाई अड्डे पर कल दुबई से 186 भारतीयों की वतन वापसी हुई थी। सालास से 180 यात्रियों के साथ एक अन्य उड़ान भी कल कन्नौर पहुंची है। करीपुर हवाई अड्डे पर कल शाम 5 बजे 188 यात्रियों के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान पहुंचा था। इसमें 65 वर्ष की आयु से अधिक के 3 यात्री, 10 वर्ष से कम के 44 बच्चे और 43 गर्भवती महिलाएं शामिल थीं। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लागोस से 318 यात्रियों के साथ एक एयर पीस उड़ान कल दोपहर 3:30 बजे पहुंची थी। 184 यात्रियों के साथ दुबई से एयर इंडिया की एक फ्लाइट कल शाम 5:30 बजे रवाना हुई। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों के आने का सिलसिला जारी है। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में टोक्यो से 239 भारतीयों ने स्वदेश के लिए उड़ान भरी। और मौसम विभाग के अनुसार देश में मानसून आज दस्तक दे सकता है। आज ये केरल तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ ही भीषण गर्मी से निजात मिलने की भी उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द ही देश में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के कुछ हिस्सों और पश्चिम असम में कुछ भारी बारिश के साथ मध्य से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा कोरोना का कहर झेल रहे महाराष्ट्र और गुजरात पर अब तूफान का कहर मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इन दोनों राज्यों में तूफान निसर्ग दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की माने तो जिस समय यह चक्रवात जमीन से टकराएगा उस समय हवा की गति 120 किलोमीटर रहेगी, जिससे भारी नुकसान होने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 61,52,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें मरने वालों की
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों और उनके एक ड्राइवर को जासूसी करते पकड़ा है। भारत सरकार ने इन सभी को जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के आदेश दिए हैं। ये दोनों अधिकारी उच्चायोग में वीजा सहायक के पद पर तैनात थे। भारत ने पाकिस्तान को आपत्ति पत्र भी जारी किया है। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल, क्या अधिक जानकारी है इस बारे में? देखिए तेजिंदर, ये जैसे आपने कहा कि 2 ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के। इनका नाम है आबिद हुसैन और ताहिर खान। ये उनके वीजा सेक्शन में काम करते थे, जिनको दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने करोल बाग एरिया से एप्रीहेंड किया, जिसके बाद इंडिया ने डिप्लोमेटिकली ये इशू पाकिस्तान के साथ रेज किया और उनके शारजाह अफेयर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च की, एक डिमार्च इशू किया, जहां उनको कहा गया कि आप अपने जो ऑफिशियल्स हैं इनकी गतिविधियों ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इम्निकल हों, और इन लोगों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया। पर्सोना नॉन ग्राटा बेसिकली होता है कि आप उनकी डिप्लोमेटिक स्टेटस विड्रॉ करते हैं जब कोई भी राजदूत या किसी भी जो उनकी मिशन है किसी भी कंट्री की, वो दूसरे कंट्री में सर्व करती है, तो वो कुछ कंडीशंस के अंडर सर्व करती है कि आप एस्पेनाज, स्पाइंग या दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करेंगे और सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी में एंगेज करेंगे। ये लोग अपेरेंटली आर्मी और रेलवेज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे जब ये पकड़े गए, और तो उनका डिप्लोमेटिक स्टेटस विड्रॉ किया और पाकिस्तान को कहा कि आप 24 घंटे इनको हैं, आप इनको भारत से वापस रिपैट्रिएट करिए और इनको जो पाकिस्तानी कमीशन हाई कमीशन में ये और सेवा नहीं दे पाएंगे। तो ये डिटेल्स हैं तेजिंदर। अमृत, कोरोना का ये समय है जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, ऐसे में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की बात कर लें या इस तरह के जासूसी के मामले। ऐसे मामलों में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के रवैये में बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया है। हालांकि कोविड-19 के संकट में आप देखें कि चाहे फलस्तीन में और इजराइल के बीच में भी, वहां पर भी एक ट्रूस हुआ है, क्योंकि एक क्राइसिस है जिसको पूरा वर्ल्ड जॉइंटली अफेक्ट कर रहा है और उसके साथ संयुक्त मोर्चा खोलने की जरूरत है। पर पाकिस्तान के रवैये में बिल्कुल फर्क नहीं आया है। इनफैक्ट आर्मी चीफ ने वार्न किया था कि पाकिस्तान कोविड इन्फेक्टेड टेररिस्ट को भेज सकता है भारत में, और हम देख रहे हैं कि एलओसी पे लगातार क्रॉस फायरिंग होती है। कल मेंढर सेक्टर में सिविलियंस पर फायर किया गया, उनके घर गिराए गए। हमने कुपवाड़ा में देखा कैसे हमारे एक कर्नल, एक मेजर, एक जवान और JNK के पुलिस के जवान को शहीद किया गया एक ऑपरेशन के तहत। तो ये जो मिलिटेंट ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान बैक्ड, ये लगातार जारी है, और पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर कोविड के दौरान भी रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखा है। और ये क्लियरली एक्सपोज दुनिया के सामने लगातार होता रहा है कि कैसे कश्मीर में और एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए पाकिस्तान अपने कोवर्ट और ओवर्ट रिसोर्सेज को लगातार यूज करता था और अभी भी कर रहा है। जी अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और बुलेटिन के आखिर में अब एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। और हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। प्रतिबंधों में रियायतों के साथ ही आज से होगी अनलॉक 1 की शुरुआत। राज्य के अंदर और राज्यों के भीतर वाहनों और सामान की आवाजाही को मिलेगी अनुमति। धार्मिक स्थान और शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे। वहीं देश के तमाम हिस्सों में आज से चलेंगी 200 विशेष रेलगाड़ियां। यात्रियों को स्टेशन पर पहुंचना होगा 90 मिनट पहले। यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 93,322 हो गई है और इलाज के बाद 91,818 लोग अभी तक स्वस्थ हुए हैं। दुनिया भर में 61 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून आज पहुंचेगा केरल। अरब सागर में उठ रहा है चक्रवात निसर्ग। बुधवार को महाराष्ट्र, गुजरात के तटवर्ती इलाकों में पहुंचने की इसकी संभावना।
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी करते हुए पकड़ा। भारत सरकार ने जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण 24 घंटों के अंदर इन लोगों को देश छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। और नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया अमेरिका का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन स्पेस एक्स का यान सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से जुड़ा। इस मिशन के साथ ही अमेरिका में कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के नए युग की शुरुआत हुई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।